हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज की इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी ही बात करेंगे। तो इस क्लास में आज आप 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 इन 5 क्वेश्चंस को आज आप पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, जिसमें मैंने इस 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक को 3 पार्ट में कवर किया है, तो यदि आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और उसके बाद इस क्लास को भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं, जो कि आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं एक बार। लिखा है, एक छतरी में 8 ताने हैं। 8 ताने क्या होते हैं, जरा ध्यान से देखें। छतरी आपको नीचे दिख रही होगी, उसमें 8 ताने। आपने देखा होगा कि जो छतरी होती है उसमें इस त्रिभुजाकार कुछ शेप बने होते हैं। वो त्रिभुजाकार शेप का मतलब उसमें 8 डंडियां लगी हुई हैं और उनसे 8 त्रिभुज ही बनते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या है। फिर उसके बाद लिखा है, जो बराबर दूरी पर लगे हैं, मतलब कि उनकी आपस में दूरियां क्या हैं, बराबर हैं। फिर लिखा है कि देखिए आकृति, तो आप भी देख लीजिए आकृति। फिर लिखा है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सपाट वृत्त मानते हुए। आपने देखा होगा कि जब आप छतरी को लेके बहुत ज़्यादा, जैसे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तूफान आ रहा है, तो आप लेके जाते हैं, छतरी का नीचे वाला हिस्सा पूरा ऊपर हो जाता है। ऐसा होता है ना, और ऐसा होता है तो इसका मतलब वो नीचे वाला हिस्सा ऊपर हो जाता है। मतलब अब उसको आप ऐसा करो कि छतरी ऐसे रखो उल्टा और उसको पूरा फैला दो, वृत्त जैसा बना दो। तो वो भी आपको डायग्राम में नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा, आपकी बुक में बना होगा। फिर उसके बाद नीचे देखिए, ज़रा लिखा हुआ है कि इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब इन्होंने कहा है कि जो इसकी त्रिज्या लो वो 45 आपकी सेंटीमीटर होनी चाहिए और 8 ताने इसमें लगे हैं। ज़रा ध्यान से देखें और इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें। तो लिखा हुआ है कि बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, 8 ताने हैं, 1, उसके बाद फिर ये देखिए अब 4 हो गई, फिर उसके बाद इसको देखा तो अब 6 हो गई, और इसको देखा तो कितनी ताने, 8 हो गई। हमसे पूछा गया है कि 2 क्रमागत तानों। तो जल्दी से देखिए, पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अगर ध्यान से देखें तो इसमें 8 बराबर बन गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ताने गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गए। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो इन्होंने त्रिज्या दे दी है 45 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी, 45 सेंटीमीटर। हमें 2 क्रमागत, तो ये एक तान ये हो गई, दूसरी तान ये हो गई, इन दोनों तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो किसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है कि क्या क्या पता होना चाहिए। पहली बात कि हम लोग लिखेंगे त्रिज्या, है ना। त्रिज्या कितनी दी है, r बराबर 45 सेंटीमीटर, तो उसको 45 बराबर सेंटीमीटर लिखेंगे। मतलब द रेडियस इसकी गिवन है वो है 45 सेंटीमीटर। उसके बाद अब बात करें हम एंगल की, तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का एंगल होता है, 360। तो इसका मतलब संपूर्ण कोण जो बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा, लेकिन वो सब में बनेगा और हमें चाहिए एक में। तो हम क्या करें, इसको निकाल लें, फिर इसको सबको जोड़े तो कितना आएगा, 360। इसका मतलब 360 को 8 से डिवाइड कर दो। 8 से ही क्यों करो, क्योंकि इसमें 8 बराबर त्रिभुज बने हुए हैं, त्रिज्यखंड बने हुए हैं। क्लियर बात, त्रिज्यखंड मतलब सेक्टर बने हुए हैं, है ना। चलो देखो, अब 8 से इसको डिवाइड कर दो। 8 से डिवाइड करोगे ना तो देखिए जरा कितना होता है, देखें करके, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, और 8 चौको 32, 4 हुआ। फिर 4 बचे, 8 पंच 40, मतलब थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री। 45 90, फिर उसके बाद 45, फिर 45, सबको जोड़ लो, आ जाएगा फिर से 360। आर पता, थीटा पता, 2 चीज़ें हमको पता हो चुकी हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे दोनों तानों के बीच बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज नहीं बनता है, त्रिज्यखंड बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः, हल लिखते हैं ना, हम लोग क्या लिखेंगे कि दोनों तानों के बीच, बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों तानों के बीच बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होगा आपको पता है, थीटा बटे 360 और उसके बाद गुणे में पाई आर स्क्वायर। इन्होंने ये नहीं कहा था कि पाई का मान कितना रखो, तो आप क्या रखोगे, 22/7। चलो, थीटा की वैल्यू 45,
उसके बाद 360, उसके बाद देखो इंटू किया, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू उन्होंने दी है 45। कितनी बार 45 लिखना है आपको? 2 बार लिखना है, तो 45 ओके। अब देखो जरा ध्यान से, अभी आपने क्या किया था, 360 को इससे डिवाइड किया था। तो अब जरा इसको आप कैंसिल आउट करना चाहो तो 45 से कम 45 अट्ठे आपका आएगा, कितना आ जाएगा? 45 अट्ठे 360, क्योंकि अभी आपने इसको इससे डिवाइड किया तो 45 आया। 45 ने कहा अच्छा तुमने मुझको डिवाइड किया था, मैं तुमको कर दूंगा, समझ रहे हो ना? चलो देखो, अच्छा 45 से कम 45 अट्ठे 360। अब इसको 2 से कैंसिल आउट करो, ये बचेंगे 11 और ये हो जाएंगे आपके 4। फिर उसके बाद देखो यहाँ से बचे 11, उसके बाद वहाँ से मिला मुझे 45, उसके बाद फिर से 45 और उसके बाद ये नीचे 4 मिले और फिर 7 हो गया, है ना? उसके बाद देखो क्या कुछ कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो 7 चौको कितना हो गया? 28। अब हमें इनको करना है आपस में गुणा। देखो अब एक ट्रिक बताते, छोटी सी बहुत अच्छी सी है। अगर किसी संख्या के पीछे अगर 5 लगा हो तो उनको आपस में गुणा करना हो, तो 5 के स्क्वायर कितना होता है? 25 लिख दो। देखो बता रहे 45 गुणा नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से कर लोगे। 5 का 25, 4 के बाद कौन सी संख्या आती है? 5, और 5 को आप 4 से गुणा कर दो, समझ रहे हो बात को? 5 के स्क्वायर 25 और 4 के बाद कौन आता है? 5, तो 4 पंचे 20, लो हो गया गुणा। आप इसी तरीके से 75 का करके मुझे बता भी सकते हो कमेंट करके कि 75 का कितना आया, इसी ट्रिक से। तो 7 का स्क्वायर, 7 के बाद 8 आया, 8 7 56, 56 25 उत्तर खत्म, है ना? चलो अच्छा इसको देखो, फिर अब इसको आगे करते हैं, ये सब मिटाते हैं। ट्रिक व्रिक नहीं सीखना है, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलो अब इसको 11 लिखा और इसको अभी हमने गुणा किया था 20 और 25। अब इसको 11 से करना है गुणा, तो 11 से कर दो गुणा। तो 11 से जब गुणा करोगे तो 11 का 11, 11 पचे 55, ओके। कितना उत्तर आया? 5। 11 दूना 22 और 11 दूना 22, फिर उसमें आप 5 जोड़ दोगे तो 11 दूना 22 और 22 में 5 जोड़ोगे कितना होगा? 27। उसके बाद आपका 2 हुआ, फिर 11 0 0 मतलब 2 लिखोगे आप, फिर 11 दूना कितना? 22। इसका मतलब इतना आ गया। और ये सेंटीमीटर में दिया था तो क्या लिख दोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। और हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें या वर्ग सेंटीमीटर? पीछे वर्ग सेंटीमीटर आता है, तो उनको हम बताना चाहेंगे कि डरने वाली कोई बात नहीं है। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखाओ या फिर वर्ग सेंटीमीटर लिखाओ, एक ही बात है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? पूछ रहे थे कुछ बच्चे हमसे व्हाट्सएप पे, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हाँ बताना चाहूँगा कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर और वर्ग सेंटीमीटर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम आपका नाम नहीं लेंगे वीडियो में कि हाँ आपने पूछा था। वैसे ले भी अगर नाम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ, आपने पूछा है ना, और पूछोगे तभी सीखोगे। चलिए अच्छा इसको मिटाते हैं। अब ये 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की, तो वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं एक बार। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं एक बार। किसी कार के 2 वाइपर हैं। अब वाइपर क्या होते हैं? जो सामने वाले शीशे पर लगे होते हैं, गाड़ी को साफ करने के लिए शीशा। बारिश हो रही है, झिम 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 झिम। अब क्या हुआ आगे देखो, परस्पर आच्छादित नहीं होते हैं, मतलब वो एक दूसरे को कभी, ये नहीं कि एक दूसरे से लड़ जाएं, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये अगर गाड़ी का ये शीशा है तो इसमें अगर ये वाइपर लगा हुआ है इतना लंबा, तो ये इतने क्षेत्रफल को कवर करता है। और दूसरा वाइपर मान लो यहाँ पे लगा हुआ है, ऐसे लगे हुए हैं दोनों, ऐसे वाइपर एक दूसरे को कभी काटते नहीं है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। जरा ध्यान से देखिएगा इसको, ऐसे लगे। अब एक वाइपर लगा, मैंने इनकी कुछ डायरेक्शन बनाई है, आगे देखते हैं फिर क्या है। फिर लिखा हुआ है कि प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो इतनी इतनी लंबी लंबी पत्तियां हैं, ये कितनी है? 25 सेंटीमीटर। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर मैं इसे होमवर्क भी दे दूं ना तो भी आप कर ही लोगे। तो ये 25 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 25 सेंटीमीटर। मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। और ये उसके बाद कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, इन्होंने बात जरूर की होगी, हाँ की है। और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। मतलब ये देखो वाइपर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और कितने डिग्री का कोण बना है? 115 डिग्री का कोण। भैया बहुत बड़ा कोण बना दिया इन्होंने। 115 डिग्री का एंगल बना के गाड़ी को ऐसे 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 साफ करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 115 डिग्री का एंगल, और यहाँ भी कितना? 115 डिग्री का एंगल। आगे पढ़ते हैं। फिर पूछा है पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। मतलब एक राउंड जब ये ऐसे घूमता है तो कितना क्षेत्रफल साफ करता है?
अब बताओ मुझे। चलो देखो, इतना क्षेत्रफल अगर साफ करता है, इतना क्षेत्रफल साफ करता है, तो इनका एरिया निकाल लो, इनका भी एरिया निकाल लो, दोनों का एरिया निकाल लो और दोनों को आपस में जोड़ दो। लेकिन क्या प्रत्येक पूछा है कि ये दोनों को जोड़ के पूछा है? लिखा है पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करो। मतलब एक पत्ती कितना करेगी? तो 2 पत्ती, तो एक का निकाल के 2 बार जोड़ दो, हो गया काम। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है ना, क्या दिया है मुझे दिया है कि r बराबर इन्होंने दिया है 25 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना दिया है 100। डरने वाली कोई बात नहीं है, थीटा इतना बड़ा है, कोई बात नहीं है, जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा होगा। तो हम लोग लिखेंगे एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। और मुझे बताओ कि जो ये पत्ती होगी ना, ये कैसा आकार बनाएगी? आपको पता है ऐसे घूम के जाएगी, तो त्रिभुज तो बनाएगी नहीं, क्योंकि त्रिभुज तो ऐसे होगा तभी बनाएगा। ये तो ऊपर का हिस्सा क्या है, ऐसे गोल जा रहा है। देखा होगा गाड़ी में आप बैठे रहते हो, धूल वूल जम गई है, ऐसे घुमाया गाड़ी वाले ने, गाड़ी का आगे का शीशा ऐसे साफ त्रिभुजाकार आकार का ना, सेक्टर रूप। चलो अच्छा देखो क्या लिखोगे, थीटा बटे 360 और उसके बाद पाई आर स्क्वायर। ओके, पहली पत्ती का निकाल रहे हैं। थीटा की वैल्यू 1115, 360 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन 22/7। आर की वैल्यू उन्होंने दी है 25 मल्टीप्लाइड बाई 25। ओके, अब इसको जरा कैंसिल आउट करना शुरू करो। 5 का से करते हैं उसको, 5 दूनी 10, एक बचा, 5 तिया 15। इसको 5 से करो, 5 7 35, एक बचा, 5 दूनी 10। उसके बाद अब तो होगा नहीं, चलो इससे करते हैं। ये होगा 11 और ये होगा 36। इसका मतलब कितना बचा, 23 गुणे 11 गुणे 25 गुणे 25 और उसके बाद नीचे बचे 36 गुणे 7। तो अब देखो जरा ध्यान से, 23 से 11 को गुणा कर लो तो 230 और ये जोड़ दिया मैंने 3 5 2, कितना आ जाएगा 253। उसके बाद 25 से गुणा किया मैंने 23 को 11 से। ये मत सोचना सर ने कैसे कर दिया, बता रहा हूँ मैंने पहले 23 को 10 से कर लिया, फिर 23 को 1 से कर लिया, फिर दोनों को जोड़ लिया। ऐसे भी तो हो सकता है गुणा, है ना, हो सकता है। चलो अच्छा देखो, 25 से 25 को करो तो तुमको पता है कि 625 होगा। फिर 36 को 7 से करो तो 36 गुणे 7 करो, 7 6 42 के 2 हासिल लगे 4। देखो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट आता भी है तो रिस्क मत लेना, अच्छे से करना, ठीक है। 7 का 7, 7 6 42 और उसके बाद हासिल हुए 4 और 7 3 21, 4 कितने हो गए 25, मतलब 252। नीचे हो गया 252। अब आपको करना क्या है, देखिए ज़रा ध्यान से, क्या यहाँ पर कोई कुछ कैंसिल आउट कुछ हो रहा था? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि हो रहा था, तो ऐसे ही छोड़ दो। अब 253 को आप 625 से कर दो गुणा, तो 253 को कर लेना 625 से गुणा, उसके बाद नीचे लिख देना 252, इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी को आप ऐसे लिखना लास्ट में कि अतः दोनों पत्तियों का क्षेत्रफल, देखिए समझ लीजिए क्वेश्चन को, अतः दोनों पत्तियों का क्षेत्रफल और इसको 2 से कर देना आप गुणा। समझ रहे हैं बात को, इसको 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और आंसर आपका क्या है, आ जाएगा। तो आंसर जो आएगा मैं वो आपको बता देता हूँ। आंसर आपका आएगा 158125 और अपॉन में 126। तो अगर मैं इसको बताऊं आप लोगों को तो बता ही देता हूं, इसको आप इससे कर लो गुणा, तो 158125 आएगा। देखो मैंने क्या लगा दिया, दिमाग कहाँ से कहाँ पे बताऊंगा मैं अभी अपनी आपको कि जो है इसका दिमाग मैंने कैसे लगाया, ठीक है। तो चलो अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। इसको आप गुणा करोगे तो इतना आएगा। आप लिखोगे अतः दोनों पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। अब क्या करोगे आप, 2 लिखोगे और उसके बाद एक पत्ती द्वारा लिखोगे, एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, तो 2 हो गया। एक पत्ती द्वारा कितना साफ करता है, 158125 अपॉन 252। अब इसको आप 2 से कर दो कैंसिल आउट, 2 1 2 1 और उसके बाद आपका 2 आएगा और उसके बाद 6, इसका मतलब 158125 और उसके बाद अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे क्या करना था, एक पत्ती द्वारा हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाल लिया। उसके बाद अब दोनों पत्तियों द्वारा लिखा है तो हमने लिखा अतः दोनों पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। उसके बाद 2 से एक पत्ती वाले क्षेत्रफल को कर दिया हमने गुणा। तो उम्मीद है थोड़ा सा स्पीड में ज़रूर बताया लेकिन समझ में आ गया होगा। इसका आंसर मुझे याद था,
इसलिए मैंने क्या थोड़ा सा दिमाग लगाया कि इसका क्या हो सकता है, फिर इसी तरीके से मैंने इसको कर दिया। तो समझ में आ गया कि आपको इसको कैसे गुणा करना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि 11 नंबर क्वेश्चन मैंने कैसे आपको बता दिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। और क्वेश्चन नंबर 12 वो भी आपको बस अभी स्क्रीन पे दिखने ही वाला है, दिख गया है आपको स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो लिखा हुआ है, लिखा है कि जो जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए, मतलब पानी के अंदर चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी पर तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समझे जरा इस क्वेश्चन को। ये हमारा मान लीजिए समुद्र की कोई चट्टान है, बहुत ऊपर एक लाइट हाउस है, जैसे हम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एलईडी की लाइट आपको दिख रही है। तो इसी प्रकार ऊपर क्या है कि एक लाइट हाउस है, और वहाँ से जब लाइट ऊपर से डाली जाती है तो वो लाइट ऐसे आती है, जैसे मान लीजिए लाइट हाउस है, ऐसे लाइट आती है नीचे। जब आपने देखा होगा कि जैसे कोई टॉर्च आप जलाते हैं तो इस तरीके से ऐसे फैलता वो प्रकाश निकलता है। तो मतलब ऊपर से एक बिंदु से मान लीजिए लाइट का जो बल्ब है वहाँ से रेड कलर का जो प्रकाश है वो ऐसे निकलता है। ठीक है, तो वो कोण बनाते हुए निकलता है। कितने 16.5 किलोमीटर दूरी तक, मतलब वहाँ से वहाँ तक 16.5 किलोमीटर दूरी तक वो लाल प्रकाश जाता है। तो साइंस का एक छोटा सा क्वेश्चन है कि किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। याद कर लीजिए। क्यों बताएं, नहीं बताएंगे, चलो देखो बता दें क्या। जिस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी उसका विचलन जो है सबसे कम होगा। तो लाल का विचलन सबसे कम, इसीलिए उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा। चलो अच्छा, इसके बाद देखते हैं 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। फिर उसके बाद और कितने डिग्री का कोण 180। तो हम क्या करते हैं, माना ये ऊपर कोई लाइट हाउस है तो हमने इसको लाइट हाउस मान लिया, और उसके बाद ये कोई नीचे चट्टान है और ये चट्टान से कितने डिग्री का कोण पे भेजता है लाइट को, 80 डिग्री पे। तो ऐसे ही भेजेगा ना, ऐसे। उसके बाद आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 16.5 मतलब 16.5 किलोमीटर दूरी तक। तो ये 16.5 किलोमीटर दूरी हो गई। यहाँ भी कितना 16.5 किलोमीटर की दूरी तक ये भेजता है, किलोमीटर की दूरी। अच्छा, किसी के मन में अगर ये सवाल हो कि सर दूरी तो लंबवत नापी जाती है, आपने ऐसे क्यों नाप लिया, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो इधर से यहाँ तक देखें तो ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है, त्रिज्या ही है। तो आप चाहे यहाँ लाइन खींचो चाहे यहाँ लाइन खींचो। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दे दी जा सके। तो क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करोगे आप, इसका क्षेत्रफल निकाल दोगे। थोड़ा सा बताते हैं कैसे आप करोगे। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है हमें, थीटा दिया हुआ, कितने डिग्री का एंगल दिया हुआ, 80 डिग्री का। उसके बाद रेडियस दी है कितनी, 16.5 किलोमीटर। ठीक है, हमने 16.5 किलोमीटर लिख दी। अब इसको हल करते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। हम लोग लिखेंगे कि क्षेत्रफल निकालेंगे कितने में उसको दे सकता है। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 80 बटे कितना 360, और पाई की वैल्यू क्या इन्होंने कहा है कि पाई का मान 22/7 रखो। हाँ, इन्होंने कहा है कि 3.14 रखो, तो 3.14। और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 16.5 का होल स्क्वायर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देखो, हम लोग लिखे 0 से 0 को क्या कैंसिल आउट किया, 4 से इसको अब कैंसिल आउट करें हम लोग। 4 8 से होगा नहीं, क्योंकि 4 एकम 4, और उसके बाद 4 दूनी 8। उसके बाद इसको देखें तो 4 9 36, तो ये हो गया 2/9 गुणे में 3.14 और ये 16.5 का होल स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 16.5 को 16.5 से गुणा करना है तो उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। हम देखो डायरेक्ट आपको कैसे बताते, 5 के स्क्वायर 25 और 16 के बाद आता है 17। तो 17 को 16 से कर लो गुणा, तो 6 7 42 के 2 हासिल कितने हुए 4। उसके बाद 6 कम 6 6 4 10। उसके बाद देखिए 1 से करें तो 7 हो गया, 1 हो गया, 2 7 2, इसका मतलब 272। देखो आसान हो गया। अब 1 दशमलव यहाँ पे हो गया क्योंकि पीछे से 2 संख्या है। मतलब क्या करना है मुझे, इसको इससे गुणा करना है, आपको उत्तर यही आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आप क्या करो कि इनको इससे गुणा कर लो, और यहाँ पर देखो कि पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, एक गिनती 2 गिनती। समझ रहे हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आता है उतने पे ही आप फोकस करें,
कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको सीखना है तो समय भी ध्यान देना है कि कितना समय हो रहा है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। तो इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी कि गुणा करने पे कितना आ गया, 272, 272 और 0.25। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इसको इससे कर लीजिएगा गुणा, फिर उसको उससे कर लीजिएगा, फिर 9 से कर दीजिएगा डिवाइड। जब आप अब इतना सब कुछ कर लेंगे तो उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो लगभग 189.97 आ जाएगा। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि आप इसके आंसर में बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन को जल्दी समाप्त करना, इसलिए आप लोगों को समझाना ज़रूरी है। गुणा भाग तो आप स्वयं कर सकते हो, तो क्वेश्चन को इसलिए मैंने आपको समझा दिया पूरा। अब यहाँ पर लिखा था किलोमीटर, तो इसका जब क्षेत्रफल निकालोगे तो आएगा किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, किलोमीटर और स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे मैंने क्वेश्चन नंबर आपको, क्या कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था। अब इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो उसकी बात करते हैं। आपको स्क्रीन पर बस शो हो गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान है। लिखा है एक गोल मेज, क्या लिखा हुआ है, एक गोल मेज है और वो गोल मेज पर 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं। आकृति आपको नीचे दिख रही होगी, 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब एक मेज पोस्ट बनाया गया है और मेज पोस्ट में आप देखें तो 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं और उसके बाद इनकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दी है। तो पहले आप ये करो कि लास्ट में पूछा है कि जो है 0.35 प्रति सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने की लागत। तो आप ऐसा करो कि इन डिज़ाइनों का पहले क्षेत्रफल निकाल लो और उसके बाद इनको लागत जो है इनकी 0.35 प्रति सेंटीमीटर है तो उससे ही आप कर देना गुणा। उसके बाद आपका आंसर किस में आ जाएगा, पैसों में। और उसके बाद आपके देखिए रुपए, हाँ रुपए में आ जाएगा। तो जब गुणा करोगे आप तो उस तरीके से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के ये करना है कि आप लोगों को ये 6 डिज़ाइनें जो बनी हैं उनका क्षेत्रफल निकालना है। देखो कैसे निकालोगे। आकृति जो बनी है उसको हम सबसे पहले बना लेते हैं। ये एक वृत्ताकार मेज पोस्ट है जिसमें 6 समान डिज़ाइनें बनी हैं। तो 6 समान डिज़ाइनें बना लेते हैं। ये हो गई पहली डिज़ाइन, ये दूसरी डिज़ाइन, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी। मतलब 6 बराबर हैं, हमसे थोड़ी सी छोटी हो गई, कोई बात नहीं, बार बार मिटा के करेंगे तो आप लोगों का समय जाएगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 6 डिज़ाइनें बना दी। ठीक है, अब अगर हमें यह निकालना हो कि ये जो डिज़ाइनें बनी हैं इनमें से एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल कितना है, तो हमने माना कि ये बीच में क्या है, इसका कोई केंद्र है और इन्होंने दिया है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है। मतलब अगर हमें ये इधर से इधर इसको मिला दें तो इधर ये 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई, इधर भी कितने सेंटीमीटर की, 28 सेंटीमीटर। क्या इतनी चीज़ समझ में आ गई। बीच में केंद्र ए हो गया, इसको ओ हो गया, ये ए मान लिया और ये बी। अब हमें ये निकाल लें, अगर हम लोग ये निकालें कि ये जो डिज़ाइन ये वाली बनी है, ये वाली, इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो सारा काम हो जाएगा। समझ में आई बात। तो अब हम लोग को ये चाहिए बीच वाला कोण। तो देखो जरा ध्यान से, ये क्या है, त्रिज्यखंड और ये क्या है, संगत वृत्तखंड। इसका क्षेत्रफल निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी डरने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, त्रिज्या। क्या दी है त्रिज्या मुझे, r बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करें कोण की, तो पूरा कोण आपको पता कितना होता है, 360। आप इसको मिलाओगे तो इसको मान लीजिए हमने मिला दिया, फिर इसको मिला दिया, फिर इसको मिला दिया, फिर इसको यहाँ, तो कितने खंड हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब पूरा बनेगा 360 और एक खंड का जितना भी कोण होगा वो 360 को 6 से डिवाइड करने के बाद मिलेगा, है ना। तो 6 कम 6 और 6 7 36, मतलब 60 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का, 60। लो थीटा भी पता हो गया और आर भी। तो हम लोग निकालें कि सभी डिज़ाइनों का क्षेत्रफल। अब डिज़ाइनें कैसे निकलेंगी, तो कितनी डिज़ाइनें हैं, 6 गुणे एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 6 लिखा और एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, ब्रैकेट लगाया। चाहो तो पहले आप 1 का निकाल के 6 से गुणा कर दो, लेकिन मैंने 6 लगा दिया, डायरेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
6 डिज़ाइनों का, लेकिन एक डिज़ाइन जो है वो वृत्तखंड है, और वृत्तखंड बना है तो इसका मतलब हमें इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिज्यखंड क्या होता है मैंने पहले भी बता रखा है, ये ऐसे बनता है त्रिज्यखंड, और उसके बाद ये ऐसे जिसमें नीचे गोल होता है। उसके बाद अगर मुझे इस पूरे का क्षेत्रफल मैंने पहले निकाल लिया, उसमें से आप ये वाला त्रिभुज घटा दो तो नीचे वाला मिल जाएगा, तो मतलब एक डिज़ाइन का निकल आएगा। तो हम लोग क्या करें, पहले भी बता चुके हैं ये सारी बातें कि हम लोग क्या करें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। किसका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और उनमें से आप जो है किसका क्षेत्रफल घटा दो, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। और त्रिभुज AOB कैसा है? समबाहु। तो दो तरीके हैं, चाहो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, और चाहे तो 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दो। तो हम वही लगाएंगे। 6 हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आपको पता है θ/360, उसके बाद पाई r स्क्वायर होता है। उसके बाद माइनस को देखिए ज़रा ध्यान से, इसका होता है 1/2, उसके बाद r स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब इसमें ज़रा ध्यान से देखो तो r स्क्वायर इसमें भी है और r स्क्वायर इसमें भी है, दोनों से r स्क्वायर ले लो कॉमन। तो मैंने क्या किया देखिए ज़रा ध्यान से, 6 लिखा और r स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। या अगर आप चाहे तो ना भी ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हमने इसको नहीं कॉमन लिया। फिर उसके बाद थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री बटे में 360, और इसलिए ले लिया कि थोड़ा सा और कुछ आसान हो जाएगा। पाई की वैल्यू इन्होंने कितनी रखने के लिए कहा है? पाई की वैल्यू को इन्होंने कहा है कि रखिएगा आप, कुछ नहीं कहा है कि कितना रखिए, तो इसका मतलब हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो 22/7 मैंने यहाँ पर रख दिया, 22/7 रखा। उसके बाद देखिए ज़रा ध्यान से 22/7। अब हम लोग क्या करें, r स्क्वायर, और r की वैल्यू कितनी है? 28 सेंटीमीटर, तो 28 गुणे कितना? 28 लिख दिया। उसके बाद माइनस 1/2 लिखा, और उसके बाद ये कितना है? r स्क्वायर, तो इसको भी हमने क्या कर दिया? 28 गुणे 28 ही लिख दिया। उसके बाद साइन थीटा, तो साइन लिखा और साइन 60 लिख दिया, और साइन 60 का मान आपको पता है कि कितना होता है? √3/2। तो देखिए 60 एकम 60, ये 6 बार में गया। उसके बाद देखो 7 एकम 7, 7 चौको 28 हुआ, और ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 2, और यहाँ हो गए आपके 3। उसके बाद देखिए कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मतलब ये कितना हो गया? 22 ऊपर बचता है, 28 बचता है, और 2 बचता है, और नीचे बचता है आपका 3। यहाँ देखें 1/2, 28 गुणे 28 अगर देखें तो पड़ा रहने दो, चाहे तो 2 से कैंसिल आउट कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया, 14 हो गए। इसका मतलब बचा 28 गुणे 14, और साइन 60 का मान रख दो √3/2। इसका मतलब इसको इससे अब काट दिया जाए तो कितने हो गए? 14। हमने इसी को क्यों काटा? क्योंकि 14 गुणे 14 हमको पता है कि 196 होता है, इसीलिए काट दिया मैंने, है ना। चलो अच्छा देखो अब हो गया। अब उसके बाद देखिए ज़रा ध्यान से, और आगे लिखा है 6। अब 22 को करो 2 से गुणा, या 22 को करो 28 से गुणा, उसके बाद उसको 2 से करो। तो 22 को 28 से गुणा करो, 28 गुणे 22, 2 8 16 के 6 हासिल लगे 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 5। उसके बाद 2 से फिर से करो 56, 6 6 5 11 हासिल हुआ कितना? 1, 616 हुआ। 616 को 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 1232 हो जाएगा, और बटे में कितना? 3। फिर माइनस देखो 14 गुणे 14 कर दो, 14 गुणे 14 करोगे तो 196, और गुणे करेंगे हम लोग √3 का वैल्यू रख दें 1.73। 1.73 दो भी रख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि केवल 1.73 रखना है। अब आप 6 लिखो, और उसके बाद इसको इससे करो डिवाइड। तो देखो जरा हम डायरेक्ट करते हैं, फिर आप देखिएगा। 3 एकम 3, 3 चौको 12, और उसके बाद फिर 3 एकम 3, 2 बचे। अब क्या करो? पॉइंट लगाओ। देखिए ज़रा ध्यान से समझिएगा, 1 2 3 2 डिवाइडेड बाई क्या? 3। 3 चौको 12 कैंसिल आउट, 3 उतारा। फिर उसके बाद देखिए ज़रा ध्यान से, 3 मैंने उतार लिया। अगर 3 मैंने उतार लिया है, देखिए भाग मैंने इसलिए बताना शुरू किया क्योंकि यहाँ गलती होती है आपसे, ये भाग जरूर आप गलत करोगे कुछ लोग को छोड़कर। फिर इसके बाद 3 चौको 12, 3 हुआ, फिर 3 एकम 3। अब उसके बाद आपने 2 उतारा, आपने सोचा कि क्या हुआ कि पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ ना। जब संख्या उतार चुके हैं आप, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा, संख्या उतार चुके हैं इसका मतलब पहले आप 0 लगाओगे तब यहाँ 0 लगाओगे। अगर संख्या उतारने के बाद अगर ऐसा हुआ है तो ठीक है, तो अब 3 छंग कितना हो गया? अब दशमलव लगा लो, फिर कितना हो गया? 3 छंग 18 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद देखिए ज़रा ध्यान से, 3 छंग कितना हो गया? 18, तो 3 छंग 18 लिख दिया। फिर उसके बाद इसी तरीके से करते जाओगे तो आता जाएगा। इसका मतलब 410, और उसके बाद ये 0.66 आएगा, और माइनस का इससे आप कर दीजिए इसको गुणा, तो मतलब 171.73,
और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 196, इसको आप कर लीजिएगा गुणा। जितना भी आपका आंसर आएगा इसको गुणा करने के बाद गुणा कर लीजिएगा, जितना भी आंसर आएगा इससे आप कर दीजिएगा माइनस। उसके बाद लिख दीजिएगा कि कुल कितना आपको पैसा की कितने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब उसने कहा है कि डिज़ाइनों को बनाने में कितनी लागत आएगी। तो इतना जब आप सॉल्व कर लोगे पूरा तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कितना आएगा। इतना जब सब आप पूरा सॉल्व करोगे, इसको सब मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपका आंसर आएगा 464.8 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, उसको गुणा कर लेना, फिर उसके बाद घटा लेना, और उसके बाद फिर देखिए ज़रा ध्यान से, इतना हो गया। अब उसके बाद आपको लिखना है कि चूंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत, कितनी लागत है आप देख रहे हैं कि 0.035 रुपये, है ना, रुपए लिख लीजिएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए 464.8 वर्ग सेंटीमीटर लिख देते हैं, वर्ग सेंटीमीटर की लागत कितनी आएगी। आपको 464.8 को गुणा करना है 0.35 से। अगर आप इसको पूरा गुणा करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 162.68 रुपये आ जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि क्वेश्चन को कैसे करना है? मैंने क्या किया, पहले मैंने 6 डिज़ाइनों का क्षेत्रफल निकाला। 6 डिज़ाइनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद फिर मैंने क्या किया, 6 डिज़ाइनों का क्षेत्रफल जब आ चुका था उसके बाद हमने 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत उन्होंने दे दी थी 0.35 रुपये, मतलब 50 पैसे भी ज़्यादा कम। उसके बाद हमने इसको इतने सेंटीमीटर की लागत, क्योंकि 6 डिज़ाइनों का क्षेत्रफल उतना ही था, और गुणा कर दिया। अगर आपके मन में कोई सवाल है इस क्वेश्चन को करने के बाद तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं हमसे। अब इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो था वो क्वेश्चन नंबर कितना था, 13 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी, 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लगातार 2 क्लास से आपको बताता आ रहा हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए। एक बार उसे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर आपको बताते हैं। लिखा है आर त्रिज्या वाले उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P है, और उसके बाद इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है P/180 और इंटू 2πr, ठीक है, ये दिया है। फिर उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि P/180 और πr², ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद C ऑप्शन दिया है, वो दिया है P/360 और उसके बाद 2πr। उस 30 के बाद डी ऑप्शन दिया हुआ है कि P/720 और 2πr², ये लिखा हुआ है। अब इनको बहुत ध्यान से आप देखिएगा, इन्होंने पूछा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अगर हम लोग जानते हैं कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में r जो होता है वो क्या होता है, 2 बार होता है। इसका मतलब यहाँ पे 2πr लिखा है, ये कैंसिल। मतलब उन्होंने कहा है कि एक त्रिज्यखंड है और उस, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, एक त्रिज्यखंड है और उसका कोण क्या है, कोण उन्होंने दिया है P वाला, P कोण दिया और त्रिज्या कितनी दे दी है, कैपिटल R। समझ गए इस बात को? तो थीटा की जगह पे P हो गया, तो इसमें तो 2πr आ गया। तो ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्षेत्रफल में r 2 बार होना चाहिए, r² होना चाहिए। इसी तरीके से ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये 2 ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकते। क्लियर बात? उसके बाद ये देखें और ये देखें, समझिएगा इस चीज़ को। ये जो फार्मूला आप देख रहे हो ये 2πr वाला, तो ये तो किसी का नहीं होता, याद कर लो। ये फार्मूला जो आप देख रहे हो ये होता है चाप की लंबाई का, लेकिन इन्होंने क्षेत्रफल पूछा है तो ये तो राइट हो सकता था, लेकिन जब चाप की लंबाई पूछते तब, इसलिए क्या होगा। अब इनको और इनको देखो, आपको मैंने पढ़ाया है कि θ/360 πr² होता है, ये मैंने पढ़ाया आपको, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है P/180 πr², सब कुछ सेम है, बस वहाँ पे चेंज है। मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो 720 हमने आपको कब पढ़ाया? क्या मैंने आपको ये पढ़ाया है? आप कहोगे सर 720 तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है, बहुत ध्यान से देखो। आपको ये फार्मूला मैंने पढ़ाया, अगर इसको आप 2 से ऊपर गुणा कर दो और 2 से ही नीचे कर दो, तो 2 से जब इसको आप करोगे तो हो जाएगा 2πr² हो जाएगा। उसके बाद इसको 2 से कर दो तो आपका हो जाएगा θ/720। इसका मतलब ये ऑप्शन राइट होगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 एक कम 2 कर दो और इसको इससे काट दो तो आपका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो राइट होगा। समझ रहे बात को? तो ऐसे ही एग्जाम्पल आपके जो है
उसमें क्या बोलते हैं, ऐसे ही बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर करना है। और आपको बता दें, बहुविकल्पी क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, इसलिए पिछले ईयर के पेपर को उठाकर आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरीके से 12.2 एक्सरसाइज हमने पूरी ख़त्म कर दी है। अब इस एक्सरसाइज के बाद 12.3 पढ़ाएंगे और उसका वीडियो भी आपको कल मिलेगा। उसके बाद हम लोग जब 12 कंप्लीट हो जाएगा 13 की बात करेंगे। फिर जैसे ही कोर्स ख़त्म होगा तुरंत हम लोग जो है पिछले ईयर के पेपर को सॉल्व करना शुरू कर देंगे अपने इस YouTube चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी पर। तो अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आपको रोज़ाना मिलने वाला जो वीडियो है वो सबसे पहले मिल सके। तो अब इस क्लास को हम करेंगे समाप्त, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।